तो तब से लेकर अब तक ये बड़ा मुद्दा है कि भाई न्यूएंडो अच्छा है, क्यूबेस में काम करें या प्रो टूल्स में काम करें या लॉजिक में करें। तो मतलब आपको क्या लगता है कि डॉ चेंज करने से साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क आता है? मैं लेके चल रहा हूँ कि आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है जी। उसके बाद कि हम ऑडियो इक्विपमेंट्स की बात करें जी। तो कंप्यूटर के बाद उसमें एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, डॉ, डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन। इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डॉ इज़ लाइक दीपित जी, जैसे गाड़ी होती है ना, जी। गाड़ी की तरह है। जी। किसी को वैगन आर पसंद है, किसी को सेंट्रो पसंद है, किसी को i10 पसंद है, किसी को i20 पसंद है। चलती सारी हैं। चलती सारी हैं। हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर है, जो यंग जनरेशन आ रही है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आप देना चाहेंगे। जो एक बॉलीवुड में जैसे अब आपने काम किया, आपने एक्चुअल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिक्स होते हुए देखे होंगे, बहुत सारे सिंगर्स को उन्होंने आपके सामने मिक्स किया होगा। तो जो एक पर्टिकुलर साउंड सिग्नेचर होता है ना बॉलीवुड का, जो सब लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो साउंड कैसे अचीव होता है? मतलब क्या उसके पीछे कोई साइंस है या वो इंस्टिंक्ट से म्यूजिक प्रोग्रामिंग के टाइम पर ही किया जाता है? लाइव में गाना सबके बस की नहीं है जी, उसके लिए टेम्परामेंट चाहिए। लाइव इतना लोग क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव चीज़ है। जी जी जी। हर कोई नहीं इतना लाइव में अच्छा गा सकता है। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो एक सिंगर होता है फॉर एग्जाम्पल, वो ज़्यादा रिकॉर्डिंग से कमाता है या शोज से कमाता है? मतलब एक आर्टिस्ट का रेवेन्यू सोर्स क्या होता है और उसको शोज मिलते कैसे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दीपित जैन। स्वागत है आपका मेकिंग सेंस विद दीपित में। दोस्तों, आज का हमारा पॉडकास्ट का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक साउंड इंजीनियर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर और सिंगर हैं। इनका नाम है ऋत्विक। दोस्तों, इन्होंने अपने साउंड इंजीनियरिंग सफ़र की शुरुआत 2015 में की, जब इनको मुंबई में लेजेंडरी साउंड इंजीनियर पंकज बोरा के साथ काम करने का मौका मिला। और आज के टाइम में इन्होंने काउंटलेस जिंगल्स और सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए हैं और YouTube, जियो सावन और स्पॉटिफाई पर इनके सॉन्ग्स मिलियंस में स्ट्रीम करते हैं। हम आज ऋत्विक से जानने की कोशिश करेंगे बॉलीवुड साउंड की टेक्निकलिटीज़ जो हैं, उनकी सीक्रेट्स के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि बेसिक स्टूडियो सेटअप कैसे करना चाहिए और आजकल जो स्किल्स वर्सेस गियर डिबेट चलता है, उस पर भी लाइट डालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बहुत इंसाइटफुल एपिसोड होने वाला है, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋत्विक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीपित जी फॉर हैविंग मी हियर। और आपसे बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपके पॉडकास्ट में आने का हमारा जो सौभाग्य है, फॉर श्योर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो ऋत्विक, शुरुआत करते हैं। थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप म्यूज़िक में इनिशिएट कैसे हुए? क्या बचपन से कुछ गाते बजाते हैं? आपको फिर साउंड इंजीनियरिंग का शौक कैसे लगा? बचपन से, जी हाँ बिल्कुल। मैं बहुत नोटोरियस हुआ करता था स्कूल डेज़ में। तो इतनी शैतानियाँ करी कि एक दिन मैं कॉन्वेंट में था, तो सिस्टर ने जो है पेरेंट्स को बुलाया और बोला कि ये बहुत शैतानियाँ करता है। तो एक पॉजिटिव वे में मेरे ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने मेरे को एक छोटा कैसियो का कीबोर्ड ला के दिया। तो मैंने उसमें कुछ कुछ धुन बजाना शुरू किया। जो भी ट्यून आता था, टीवी पे जो भी गाने चलते थे, मैं तुरंत उसके साथ अकम्पनी करना शुरू कर देता था। जी। तो करते करते स्कूल डेज जब मैं 9th-10th में पहुंचा, तो मैं लकीली मेरे को स्कूल भी ऐसा मिला, सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद में था। तो वहाँ पे पूरा म्यूज़िकल माहौल था बहुत ज़्यादा। वहाँ की प्रिंसिपल डॉक्टर माला कपूर और वहाँ के जो हमारे फैकल्टीज़ थे, नाम लेना चाहूँगा नवीन जी, दर्शन सर, नवीन सर, ये लोग बहुत ही म्यूज़िकली बहुत हाई स्टैंडर्ड स्कूल था वो। तो मेरा म्यूज़िक का कीड़ा वहाँ और बढ़ गया। कॉलेज आते आते मुझे साउंड का चस्का लगा कि बिकॉज मैं चाहता था कुछ म्यूज़िक में करियर देखना। मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं इंजीनियर बनूं। तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो दोनों को एक ब्रिजिंग कर दे, एक ब्रिज बन जाए कि म्यूज़िक और उसके बीच में। तो मैंने फिर साउंड इंजीनियरिंग को ऑप्ट किया। साउंड इंजीनियरिंग मैंने सेंटर फॉर रिसर्च इन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट दिल्ली से किया। तो उसके बाद फिर जैसा कि आपने बताया, पंकज बोरा सर को मैं उनको बहुत टाइम से स्टॉक करता था। सर, मैं आपको एक बार मिलना चाहता हूँ। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? वहाँ जाकर आपको कुछ खास सीखने को मिला? क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जो हम पढ़ाई के टाइम पर पढ़ते हैं टेक्निकली, थ्योरेटिकली, उसमें और एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क में बहुत फ़र्क होता है। उनको पहले 2 दिन तो विश्वास ही नहीं हुआ मैं अपने आइडल के साथ बैठा हूँ। जी। ही यूज्ड टू मिक्स एंड मैं पीछे बैठता था, मैं ऑब्जर्व करता था चीज़ें। तो बहुत ही मतलब अलग एक्सपीरियंस था, जो मैं चाहता था इतने दिन से। उनको बहुत मैं मैसेज करता था, कॉल करता था, बट ही इज़ सो हम्बल। उन्होंने मेरे को मौका दिया उनके साथ बैठने का, उनके साथ काम करने का। तो
बहुत ही मतलब बोलते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, वो जी। ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था मेरे लिए, जी। और सीखने को भी बहुत कुछ मिला। हाँ, जहाँ तक बात करते हैं हम थ्योरी में, जो हम लोग पढ़ते हैं और जो वहाँ इम्प्लीमेंट होता है, उसमें बहुत फ़र्क है। जी। मैं फ्रीक्वेंसीज़ की बात करूँगा, टेक्निकली बात करें तो जो फ्रीक्वेंसीज़ हम यहाँ कट कर रहे होते थे अकॉर्डिंग टू द साउंड, जो रेजोनेंस होती है, ये सब चीज़ें हम कट कर रहे होते थे, वहाँ पता पड़ा कि फील फैक्टर ज़्यादा है। कि अगर हम कोई वाइब निकाल रहे हैं गाने से, वो वाइब फैक्टर ज़्यादा है। जो अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है तो ठीक है, टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं भी हम लोग अगर उसमें घुसते हैं, जी। अगर वो अच्छा साउंड कर रहा है, किसी टेक्निकली कोई चीज़ उसमें ख़राब नहीं हो रही है, तो इट्स गुड, उसको As करना long as चाहिए। it's sounding okay to the ear, तो हाँ। बेसिकली हमारे सुनने की कैपेबिलिटी पे और ब्रेन की डिसाइड करने की कैपेबिलिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है कंपेयर टू कि हमने थ्योरी में क्या सीखा है। यस, मेक द रूल्स ब्रेक द रूल्स। हाँ, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी से रिलेटेड है आपसे कि जो एक बॉलीवुड में जैसे अब आपने काम किया, आपने एक्चुअल इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिक्स होते हुए देखे होंगे, बहुत सारे सिंगर्स को उन्होंने आपके सामने मिक्स किया होगा, तो जो एक पर्टिकुलर साउंड सिग्नेचर होता है ना बॉलीवुड का, जो सब लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो वो साउंड कैसे अचीव होता है? मतलब क्या उसके पीछे कोई साइंस है या वो इंस्टिंक्ट से म्यूजिक प्रोग्रामिंग के टाइम पर ही किया जाता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सच में इस बारे में बात करना भी चाह रहा था। वहाँ पे ना, जो भी इंडस्ट्री में ना सारी चीज़ें ना केवल एक बंदा नहीं कर रहा होता है, जी। सब अलग अलग हैं। लिरिक्स एक अलग इंसान लिख रहा है, जी, उसको जी। प्रोग्राम कोई और कर रहा है, कंपोज कोई और कर रहा है, रिकॉर्ड कोई और कर रहा है, मिक्स कोई और कर रहा है, जी। मास्टर कोई और कर रहा है। सो जब स्पेशलिटी की बात आ जाती है ना, ये वही वाली बात होगी कि एक जनरल फिजिशियन से आप बोल दो हड्डी जोड़ दो, जोड़ देगा, he'll be able to do it। एक्चुअली हमारे नॉर्थ इंडिया में खास तौर से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई म्यूजिक प्रोग्रामिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग में क्या फ़र्क है। हाँ। नॉर्मली तो हर बंदा सोचता है कि भाई मैंने थोड़ी सी पढ़ाई कर ली इस चीज़ की, मुझे बेसिक नॉलेज हो गई, तो मैं म्यूजिक बना भी लूंगा, उसको मिक्स भी कर लूंगा, मास्टर भी कर फिर लूंगा। अकेला वही सुन रहा होगा बैठ हाँ, तो क्योंकि उसका पर्सपेक्टिव ही खत्म हो जाता है ना। के। राइट। हाँ, तो वही शायद वहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है अभी। हाँ। तो देखिए, मैं उसी पॉइंट पे वापस आऊँगा कि लिरिक्स राइटर ने बहुत खूबसूरत लिरिक्स लिखे। जी। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ठीक है। प्री प्रोडक्शन में हमने बहुत अच्छी लिरिक्स लिखी, किसी बहुत गुणी म्यूज़िक कंपोज़र ने उसको कंपोज किया। जी। ठीक है, XYZ बहुत सारे कंपोजर्स हैं आज के टाइम में। तो उन्होंने जब उस चीज़ को कंपोज किया, एक तो उनका लेवल, स्किल वो बहुत अच्छा, जी। ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुल टोन उन्होंने निकाली। उसके बाद वो बहुत अच्छे सिंगर के हाथों में गया प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद उसका जो म्यूज़िक प्रोग्राम हुआ, उसमें जो साउंड सिलेक्शन हुई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नेचर जो आप कह रहे हैं ना, सिग्नेचर टोन कैसे जी, अचीव जी, होती जी। है, साउंड सिलेक्शन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नॉर्मली मैंने पर्सनली ये फील किया है कि जितने बॉलीवुड के सॉन्ग्स होते हैं, फॉर दैट मैटर नॉट ओनली बॉलीवुड, इवन साउथ की जो इंडस्ट्री है हमारी, पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहाँ के जो गाने बनते हैं वर्सेस जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया में होता है, उनका म्यूजिक क्लटर्ड नहीं होता। राइट। उनकी अरेंजमेंट्स जो है बहुत सिंपल होती है, Sophisticated। 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें बज रही होंगी और आपको हर एलिमेंट क्लीनली सुनाई दे रहा होता है। Right। तो आई गेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा कि जितना आप अरेंजमेंट को क्लीन रखोगे, उतना बाद में मिक्सिंग बेटर निकल कर आएगी। राइट। तो वही बोला मैंने कि जो हम प्रोडक्शन स्टेज पे जो चीज़ें कर लेते हैं ना, जी। अच्छा एक चीज़ और, जो वो टोन कैसे अचीव होगी, हम U87 माइक पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, इधर वो बहुत सारे माइक्स हैं, है ना, मैनले हो गया, बहुत सारे अच्छे बट अच्छे वो माइक्स सिंगर के हिसाब से माइक चूज करता है साउंड इंजीनियर। यहाँ पर तो नॉर्मली एक ही माइक होता है, एक ही माइक पे कर रहे हैं। तो वो हम लोग देखें तो वो हम लोग जो प्री प्रोडक्शन स्टेज पे ही चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स इन द मिक्स, आई विल फिक्स इट इन द मिक्स। तो फिक्स नहीं होता वहाँ पे, हर चीज़ जो है ना बहुत ही प्रिसाइज, जितना मैंने ऑब्जर्व किया मैं उतना बताऊंगा कि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, गलती की कोई वहाँ चलता है वाला एटीट्यूड नहीं है इंडस्ट्री में। जी। ये हो जाएगा, देख ले, नहीं है, रीडू इट, नो प्रॉब्लम, फिर किसी दिन बैठ लेंगे, कोई सेशन, मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये सारी चीजें, बट हमें प्रिसीजन चाहिए कि हाँ जो चाहिए वही आउटपुट मेरे को मिला। तो वो वाला जो एटीट्यूड, चलता है देख लेंगे, वो एटीट्यूड है तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में। बिल्कुल। तो ये हो गया, साउंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिक्स का जो उनका लेवल है, जो बॉम्बे में अगर कोई सर्वाइव कर रहा है ना, तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके पास स्किल अच्छा है, बिल्कुल, वो पॉलिश होके वहाँ बैठा है। बिल्कुल। अदरवाइज आपको बहुत लोग देखेंगे, ही इज बॉम्बे रिटर्न एंड ऑल, रिटर्न क्यों, वो सर्वाइव कीजिए वहाँ पे क्यों नहीं रह रहे, वहाँ क्यों नहीं रह रहे। तो वहाँ काम वही अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मैं दीपेश जी बोलूँगा, टेम्परामेंट का भी है। अच्छा, टेम्परामेंट प्लेज अ लॉट ऑफ रोल इन। उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब टेम्परामेंट मिजाज जो है ना, म्यूजिकल टेम्परामेंट की बात है या
लोगों से इंटरेक्शन कैसे करनी है, उसके टेम्परामेंट की बात हो रही है, किस चीज़ की बात है? टेम्परामेंट में यहाँ पे ना एक पब्लिक डीलिंग भी होती है जी और एक मैंने जितने भी लोगों से मिला हूँ बॉम्बे में इंडस्ट्री में, बहुत बहुत हम्बल लोग हैं, जी बहुत हम्बल है। मतलब वो आपको ऐसा फील नहीं कराते कि आप कम जानते हैं, आप न्यू कमर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ ना कुछ जूस आप उनमें से ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो उनके अंदर ये नहीं है कि मैं इसको सिखा दूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। मतलब कोई इनसिक्योरिटी नहीं है और कोई बहुत खुश मिजाज उनको लोग क्लैशेस नहीं होते हैं, नहीं। प्रोफेशनल क्लैशेस नहीं कोई है। प्रोफेशनल क्लैशेस नहीं है, कोई सिखाना किसी से आप पूछेंगे, जी। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जी बट कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं नॉन इंडस्ट्री में जो मतलब नॉलेज होते हुए भी शेयर नहीं करते हैं। हाँ नहीं करते हैं, एंड ड्यू टू दोज रीजंस दे आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस आल्सो, बिकॉज नॉलेज तो जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ती है, उतना कभी बढ़ता कम तो है। नहीं होती है। मैं भी आज अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ तो मेरे को कोई कुछ सीखने को मिलता है तो मैं तो कहता हूँ मेरे को भैया अभी कुछ नहीं आता, बिल्कुल। मैं अभी सीख रहा हूँ। बिल्कुल। तो वो चीज़ हम्बल होना इज़ वेरी नेसेसरी। बी काइंड, बी हम्बल। तभी एक मतलब बोलते हैं ना कि जो गीली लकड़ी होती है वो लचीली होती है। बिल्कुल, वो बिल्कुल। और अगर बिल्कुल टाइट लकड़ी, सूखी लकड़ी पट से टूट जाए। ठीक बात है, ठीक बात आपके अंदर वो झुकने वाला वो बोलते हैं ना, जो थोड़ा सा हम्बल नेचर और थोड़ा सा झुक के अगर हम कुछ किसी से कुछ मिल रहा है हमको कुछ सीखने को, तो आई थिंक वो कर लेना तो चाहिए। आज हमें ये पता चला कि बॉलीवुड साउंड सिग्नेचर अचीव करने के लिए हमें उसका साइंस तो जानना ही है, साथ ही हमें अपना टेम्परामेंट भी बहुत हम्बल रखना है, तभी होलसम साउंड हमें मिलेगा। तभी और आप हम वहाँ काम करेंगे, वो नॉट ओनली sound बॉलीवुड मिलेगा। में बैठकर, हम कहीं पर भी बैठकर अच्छे गाने बना अच्छे सकते गाने हैं, बना अच्छी सकते मिक्सिंग कर हैं, सकते कहीं हैं। भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आज इतनी अफोर्डेबल है ना जी कि आदमी 2 लाख 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में भी एक अच्छा प्रोडक्शन कर सकता है। इस पे हम आगे बात करते हैं। जी 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 तो आगे चलते हुए थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जो यंग लोग हैं जो स्टूडियोज बनाना चाह रहे हैं, जो अपने होम सेटअप कर रहे हैं या प्रोजेक्ट स्टूडियो कर रहे हैं, उनको कौन सा बेसिक इक्विपमेंट लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ? पहले तो आप कैटेगरीज के बारे में बताइए, फिर कुछ आपके गो टू ब्रांड्स क्या हैं, मतलब आप क्या सजेस्ट करते हो कि कौन सी कैटेगरीज में क्या ब्रांड्स अच्छे रहेंगे? तो स्टूडियो सेटअप्स के बारे में आपका क्या विचार है? स्टूडियो, म्यूजिक प्रोडक्शन स्टूडियो या ऑल इन वन स्टूडियो? आप हमें ऐसा बताइए कि देखिए आजकल स्टूडियो नॉर्मली बनता है तो उसमें वॉइस ओवर वर्क भी होता है, उसमें म्यूजिक का काम भी होता है, क्योंकि कोई भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, रेवेन्यू जनरेशन तो सभी को करनी सभी है, को करना तो है। उस हिसाब से आप बताइए। ऑल इन वन स्टूडियो अगर देखा जाए, हाँ अगर जी। हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो पहले साउंड कार्ड आता है, ऑडियो कार्ड। जी मैं लेके चल रहा हूँ कि आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर है। जी। उसके बाद की हम ऑडियो इक्विपमेंट्स की बात जी। करें तो कंप्यूटर के बाद उसमें एक सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, डॉ, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। डॉ इज़ लाइक दिव्य जी, जैसे गाड़ी होती है ना, जी। गाड़ी की तरह है। जी किसी को वैगनआर पसंद है, किसी को सेंट्रो पसंद है, किसी को i10 पसंद है, किसी को i20 पसंद है। चलती वैसे- सारी हैं। चलती सारी हैं, जी। है ना। आवरण चेंज है लेकिन बेसिक नहीं, ये भी एक बहुत कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है ओवर द लास्ट 15-20 इयर्स जब से डॉ आए हैं। ऑल्दो जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग तो O2R और एलिसिस की एडैट मशीन पे काम Analog। करते थे, बट फिर केक वॉक आया, फिर क्यूबेस न्यूएंडो के 1.5 और बहुत सारे वर्जन्स आए, तो तब से लेकर अब तक ये बड़ा मुद्दा है कि भाई न्यूएंडो अच्छा है, क्यूबेस में काम करें या प्रो टूल्स में काम करें या लॉजिक में करें। तो मतलब आपको क्या लगता है कि डॉ चेंज करने से साउंड क्वालिटी में कोई फ़र्क आता है? देखिए सर, बात साउंड क्वालिटी अगर है तो थोड़ा बहुत फ़र्क है। अच्छा, थोड़ा बहुत साउंड सिग्नेचर, क्या साउंड वो इंजन्स फर्क- का फ़र्क है, वो क्या- एल्गोरिदम्स का फ़र्क है। क्या वो फर्क सही गलत है या वो इट इज जस्ट अ डिफरेंट साउंड? ये जो आप कंट्रोवर्सी वाली बात बता रहे हैं ना, ये वो वाली कैटेगरी कंट्रोवर्सी कर रही है जो शायद उस लेवल पे नहीं है, जी। जिस पे उसको होके कंट्रोवर्सी करनी हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अगर उनकी बात करी जाए तो ठीक है, अगर बेसिक लेवल से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, लॉजिक इज़ अ गो टू सॉफ्टवेयर। जी जी क्यूबेस पे आप काम कर जी। लीजिए, आप प्रो टूल्स पे काम कर लीजिए। प्रो टूल्स थोड़ा सा एडवांस हो जाता है क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी हैं, जी। उसमें बहुत सारा आपको नॉलेज चाहिए उसके लिए। तो अगर कम नॉलेज के साथ आप स्टार्ट करना जी, चाहते जी, हैं, जी, जी। ईजी टू यूज़ कहते हैं ना जिसको, कि ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी हो, अगर लॉजिक और क्यूबेस थोड़े यूजर फ्रेंडली ज्यादा यूजर हैं, फ्रेंडली एबलटन यूजर फ्रेंडली ज्यादा आप है, जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, थोड़ा अडेप्टिव सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो आई थिंक लॉजिक बेस्ट है। क्योंकि आजकल देखिए एप्पल का बहुत ज़्यादा मतलब फैन बेस बिल्कुल, क्रिएट हो गया है। कई बिल्कुल। लोग आजकल मेजॉरिटी पीपल ओन एन एप्पल एप्पल पे ही करते हैं। तो जी। उसका अगर इकोसिस्टम अच्छा, ये भी विंडोज़ वर्सेस मैक का भी बहुत वो हाँ, चलता है हाँ, ऑडियो हाँ, में कि विंडोज़ ले मैक ले। ठीक बात है। तो बट मैंने विंडोज़ पे भी काम किया है, मैक पे भी। अभी तो मैं आपको कुछ साउंड क्वालिटी में फर्क लगा?
साउंड क्वालिटी में फ़र्क है थोड़ा बहुत, Okay. बट जो ज़्यादा फ़र्क मुझे लगा कि विंडोज़ थोड़ा सा अनस्टेबल मुझे कभी कभार फील होता है, मैक में मतलब वायरस वगैरह आने का चांस कम रहता है और थोड़ा स्टेबल भी चलता है। ओके बिल्कुल। क्योंकि मैंने पर्सनली एक चीज ऑब्जर्व करी है कि खासतौर से जब हम वीडियो के साथ डबिंग कर रहे हैं किसी मूवी की या कोई सीरियल की या एड्स की, तो जो वीडियो फाइल है वो एप्पल कंप्यूटर में बहुत स्टेबली प्ले होती है, जर्क्स नहीं होते। तो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग डबिंग स्टूडियोज बना रहे हैं, खासतौर से जिनका वॉइस ओवर्स का काम होना है, उनके लिए एप्पल कंप्यूटर आई थिंक ज्यादा सूटेबल रहेगा। ऐसा कई बार हुआ मेरे साथ, कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किए थे विंडोज़ पे, एंड आई यूज्ड टू हैव क्यूबेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जी क्यूबेस कई बार क्रैश हुआ मेरा, तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। और मेरा बिल्कुल आई हैड मेरी जेन्यून सब कुछ, मतलब कई लोग ओरिजिनल सॉफ्टवेयर क्लैश होता था, ओरिजिनल विंडोज, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स एंड हाई एंड मशीन के बाद भी वो क्रैश हो जाता था। आई डोंट नो क्या बग था, क्या था। सो आई इमीडिएटली डिसाइडेड कि मैं इसको स्विच करके मैं शायद एप्पल लेना है। और मैं एप्पल आईफोन से इतना सेटिस्फाइड था, मैंने वॉच भी लिया, पूरा एकदम इकोसिस्टम में घुसा हुआ था मैं। तो बट मैं वाकई में एंजॉय करता हूँ उसको कि मैंने फॉर एग्जांपल कोई गाना मैंने मिक्स किया अपने मैकबुक से, मैं तुरंत अपने फ़ोन में ले लेता हूँ, 1 सेकंड में फाइल आ जाती है, 2 सेकंड में फाइल आ जाती है। वो 125 MB की फाइल अगर मेरे को विंडोज़ मशीन से अपने फ़ोन में डालनी है, मैं जुगाड़ ढूंढता फिरूंगा कि भाई ये केबल लगानी पड़ेगी, बहुत सारी केबल लगानी पड़ेगी, या फिर मैं कोई चलिए व्हाट्सएप पे डाल दिया। बट स्टिल एक जो फिर डाउनलोड, मतलब टाइम सेव करने के लिए एप्पल इकोसिस्टम के लिए मैं जाना बिल्कुल, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। एप्पल का साउंड इंजन बहुत अच्छा है। अगर आप व्हाट्सएप पे भी डालोगे तो कंप्रेशन आएगी, आप एज अ डॉक्यूमेंट भी डालेंगे अगर बहुत ज्यादा टेक्निक, इतना बिल्कुल कीप इट वेरी सिंपल। इतना इन चीजों में दिमाग लगाएंगे तो मिक्सिंग क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक। तो बेसिक स्टूडियो सेटअप के लिए आपने बताया साउंड कार्ड, माइक्रोफोन इंपॉर्टेंट है, और एक अच्छे पेयर ऑफ हेडफोन्स अगर आप छोटा बजट स्टूडियो देख रहे हैं। अगर मॉनिटर्स नहीं है और ट्रीटेड एनवायरनमेंट नहीं है। ओके, लोग बाग बहुत मिस कर जाते हैं, ट्रीटेड एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं रोज शोरूम पर, तो हमसे पूछते हैं भैया क्या हेडफोन पर मिक्स करना बेटर है मॉनिटर्स पर? तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि हेडफोन जो है वो सीधा हमारे को डायरेक्ट साउंड सुना रहा है विदाउट एनी रिफ्लेक्शंस। बट जब रियल वर्ल्ड में हम उसको कहीं पर भी सुनेंगे, चाहे गाड़ी में, क्लब में, डिस्को में या अपने घर में स्पीकर्स पर, तो कभी भी डायरेक्ट साउंड नहीं सुनाई देगा। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि हेडफोन्स पे मिक्सिंग करना एक थोड़ा सा गलत रेफरेंस हो जाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, परसेप्शन की बात है। एक्चुअली क्या है कि मिक्सिंग इंजीनियर्स बहुत सारे एनवायरनमेंट में उसको सुनते हैं जी। तो ये चीज़ मैंने देखा है, जब हम लोग किसी भी गाने को मिक्स करते हैं ना जी, तो हम लोग ये सोच के मिक्स करते हैं कि सामने वाला इसको गाड़ी में भी सुन सकता है, हो सकता है बाथरूम में, फोन में, स्पीकर में चला के सुन ले, या मतलब हर जगह पे वो एक ईयरफोन ट्रांसलेशन होनी चाहिए उसकी। हो सकता है वो 50 रुपए का जो स्पीकर आता है ना उसपे सुन रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। हो सकता है 30 रुपए की जो लीड बोलते हैं ना, जो लीड आती है, जो ईयरफोन आती है, उस पे सुन रहा हूँ, बिल्कुल। तो मैंने पंकज सर को देखा ये करते हुए। अच्छा, रियली, हाँ, मतलब वो उनका मतलब इतना, मतलब चल कहीं बाहर गए उसमें सुन रहे हैं वो मिक्स। तो मतलब उसके बाद फिर हेडफोन में एज एन इंजीनियर ये कोशिश होनी चाहिए कि वो मैक्सिमम मीडियम्स पर अच्छे से ट्रांसलेट हो जाए, ताकि यू नेवर नो कि एंड यूजर उसको कहाँ पर सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर से मैंने ये चीज़, मैंने एक दिन पूछा, सर ऐसा क्यों? कहते हैं कि एक बात बता, तेरा जो एंड लिसनर है जी, जरूरी थोड़ी है वो कि हाई एंड स्टूडियो मॉनिटर या जेनलेक के मॉनिटर तो नहीं होंगे उसके पास। हाँ, तो ये चीज़ मैंने वहीं से सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो छोटे स्पीकर्स पे भी हम मिक्स सुनते हैं। इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे यंग ऐसे होते हैं या इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारे हाई एंड मॉनिटर्स नहीं अफोर्ड कर पाते, और किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना इन्वेस्ट कर सके। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत बेसिक सेटअप पर भी बहुत अच्छा साउंड निकालते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि क्या स्किल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या अच्छा गियर होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है। डिबेट ये फंसा दिया आपने। हाँ, तो इस पे आपका क्या विचार है? स्किल या गियर? अब इसमें दो तरह से बात होती है जी। अगर मैं स्किल बोलूँगा तो क्रॉस क्वेश्चन आएगा कि यार गियर, फिर मैं तुम्हें देता हूँ एक 3rd क्लास का गियर, उस पर काम करके दिखा दो। तो देखिए, जब आप सीख रहे हैं तो आजकल देखिए, मैं मतलब दीपी जी आप ही बताइए, टेक्नोलॉजी कितनी अफोर्डेबल हो गई है डाउन द लाइन 20 ईयर्स। आप बताइए, पहले जो बड़े मिक्सिंग कंसोल्स आते थे आज वही सम अप होके छोटे हो गए, अब जरूरत ही नहीं है बड़े मिक्सर की। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत अफोर्डेबल हो गई है, तो आप एक अफोर्डेबल प्राइस पे भी एक अच्छा टेक्नोलॉजी पीस ऑफ गियर आप खरीद सकते हैं जी। तो यस, स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्किल इंपॉर्टेंट है,
बट वो तब है जब आप एक अच्छे गियर से आप एक अच्छा साउंड अचीव कर लें। बिल्कुल। अगर आप 100% तक पहुंचे हैं तो आपको 60% वाली चीज़ पे भी समझ में आएगा कि मुझे कैसे उस पर 100% चीज़ करनी है। अगर आपने कभी वो सुना ही नहीं है तो आप वहीं भटकते रह जाएंगे कि इससे बेस्ट आउटपुट में ये निकाल नहीं, सकता हूं। सबसे बड़ी दिक्कत तो देखिए, जो आजकल की जो जनरेशन है ना, जो अब साउंड इंजीनियरिंग में आ रहे हैं बच्चे, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उन्होंने कभी स्पूल की साउंड नहीं सुनी, उन्होंने कभी एडैट की साउंड नहीं सुनी, उन्होंने कभी बड़े डिजिटल कंसोल पर या एनालॉग कंसोल पर काम नहीं किया, तो उनके जहन में ये साउंड ही बैठी हुई नहीं है कि तबले की साउंड होती कैसी है, उन्होंने लाइव सुना ही नहीं, या सारंगी की साउंड कैसी होती है, या गिटार की एक्चुअली साउंड कैसी होती है, क्योंकि उन्होंने तो मैक्सिमम प्रोग्राम म्यूजिक देखा है। तो यही प्रॉब्लम आती है कि हार्डवेयर क्या बंदा तभी ले जब उसको एक्चुअली यूज करना आता हो, या हार्डवेयर अच्छा होने से साउंड में जेन्युइनली कुछ ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होता है। मुझे तो नहीं लगता कि ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होता होगा कुछ। ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट नहीं होता है, बट यस टेक्निकल, अगर आपको कोई वार्म साउंड चाहिए जी तो आप U87 यूज करते हैं, जी राइट। जी आपको कुछ और टेक्सचर निकालना है, दूसरा XYZ कितने माइक्स आते हैं, आप वो तब करते हैं जब आपने सारे सुने हों। जी। अगर आपने सुने ही नहीं है, इफ यू हैवंट हर्ड ऑल दीज माइक्स, देन आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हार्डवेयर से एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है रादर देन बाइंग इट। एग्जैक्टली। आप चाहें तो एक वर्सेटाइल माइक ले लीजिए। अगर मैं बजट में बात करूं तो एक MXL का रेवोल्यूशन आता है जी, ये ट्यूब माइक है। बिल्कुल बिल्कुल। वो माइक बहुत वर्सेटाइल है, कम बजट में अच्छा, कम बजट में बहुत अच्छा माइक है। तो अगर आप गो टू गियर पूछो तो वो बहुत अच्छा गियर है, माइक्स के लिए अच्छा माइक्स के लिए बहुत अच्छा माइक है वो। मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई बिगिनर भी अफोर्ड कर सकता है, दीपिक जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, डील भी आपको वही दे पाएंगे। तो दीपिक जी वही कहूंगा कि माइक्स में बहुत वेराइटीज हैं। अगर आप वर्सेटाइल, आप एक माइक ले लीजिए, उस पर आप पहले आउटपुट निकालिए। जी जी जी। मनी अर्न्स मनी, आपने पैसा कमाया उसको फिर गियर्स में लगाया। इसी तरीके से कंप्रेसर में, इसी तरीके से हेडफोन्स में, स्पीकर्स में। तो मतलब हम स्टार्ट एक हम्बल और रीजनेबल तरीके से करें, एंड देन एज थिंग्स प्रोग्रेस हम उसको डेवलप कर सकते हैं। जी जी। तो जैसे अब हार्डवेयर की बात हो रही है, तो आपका UAD प्लगइन्स के बारे में क्या विचार है? क्योंकि UAD प्लगइन्स जो है आज की डेट में, अगर किसी के पास हार्डवेयर अफोर्ड करने का पैसा नहीं है, मान लीजिए कोई मैसिव पैसिव EQ नहीं ले सकता, या मैनली स्लैम नहीं अफोर्ड कर सकता 5-6 लाख रुपए का, तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो वो ले सकता है आज की डेट में, आई थिंक वो UAD प्लगइन्स है। UAD प्लगइन्स है, DSP पे चलता है। आपको कैसी लगती है उनकी साउंड अच्छी है, मैंने कुछ स्टूडियोज में सुना है, मैं उसे ओन नहीं करता हूँ, बट यस मैंने सुना है काफ़ी क्लीन प्लगइन्स है जी। और ये आपका डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के थ्रू आपका जो UAD अपोलो हो गया, ट्विन, तो वो कंप्यूटर पर लोड भी नहीं डालता है और बहुत इजीली वो ऑपरेट होता है और रिजल्ट्स अच्छे हैं। मैंने यूज़ किया है उसको, बट बहुत ज़्यादा मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करता हूँ, इसलिए मैं फेवर। आपके गो टू प्लगइन्स कौन से हैं जब आप अपनी मिक्सिंग और मास्टरिंग प्रोसेस करते हैं? तो क्या आपके 3-4 कुछ प्लगइन्स बताइए जो आप यूज़ करते हो ऑडियो प्रोसेसिंग के लिए स्पेशली? ऑडियो सबसे पहले तो ट्यूनिंग। हाँ, तो ट्यूनिंग के लिए बताइए। अब ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, अब आप ही ने छेड़ा है। मैं तो नहीं छेड़ना चाह रहा था, बट अब आपने छेड़ ही दिया है, तो ऑटो ट्यून के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। अभी बता देते हैं ऑटो ट्यून के बारे में। पहली बात तो ऑटो ट्यून पर आपका क्या विचार है? क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि ऑटो ट्यून के 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम होता है कि जब सोनू निगम का कोई गाना है या किसी भी अच्छे सिंगर का गाना है, उसमें ऑटो ट्यून यूज किया जाता है टू ऐड अ टेक्सचर, दैट इज नॉट फॉर ट्यूनिंग द वोकल्स, क्योंकि वो लोग वैसे ही बहुत अच्छा गा रहे होते हैं। दूसरा एक्सट्रीम है भोजपुरी इंडस्ट्री, जहां पर उसको एज अ टी पेन इफेक्ट यूज किया जाता है। तो टी पेन से लेकर और टेक्सचर तक का जो बीच की सारी चीजें हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, हम जब साइंस में इंजीनियरिंग करते थे ना, तो हमें बोलते थे फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल। जी, ठीक है तो खराब, ना है तो खराब। जी, ये ऑटो ट्यून भी वही चीज़ है, नेसेसरी एविल है ये। जी, ठीक है, नहीं है तो खराब, बहुत ज़्यादा है तो भी खराब। जी। अब ये खराब जो है, ये बहुत एक परसेप्शन है। हो सकता है इट्स बैड फॉर यू, इट्स गुड फॉर मी, या इट्स गुड फॉर मी, बैड फॉर यू। सब्जेक्टिव चीज़ है ये, परसेप्शन है आप लोगों का। हाँ, ऑटो ट्यून अगर बात करें, सोनू सर की बात करें, ही साउंड्स गॉड लाइक। ठीक है, अरिजीत दा, ही साउंड्स गॉड लाइक। ये लोग ये भगवान है म्यूजिक के। बट यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे जो आज के टाइम पे हम लोग जो डिजिटल प्रोडक्शंस करते हैं ना, अगर टेक्निकली मैं थोड़ा सा बात करूं, तो हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे 440 पे ट्यून्ड है। जी, राइट। तो हम लोग अगर गिटार भी मैच कर रहे हैं, अगर हम कोई सैम्पल्स भी उठा रहे हैं, कुछ प्लगइन्स अपना लूप्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, तो सब 440 पे चल रहा है। अब कोई सिंगर बहुत रियाजी बंदा है, बहुत रियाज किया है किसी ने, बहुत म्यूज़िक में वो आगे हैं, बट
कहीं फील लाते लाते ना कभी कभार थोड़ा बहुत हो जाता है ऊपर किसी दिन बॉडी अलग रिस्पॉन्ड कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है, हाँ, या बिल्कुल। फील वाला इमोशनल बहुत अच्छा इमोशन आया उस टेक पे, बिल्कुल, बट सुर क्या नहीं आ हुआ कि पाया। सुर थोड़ा सा नहीं आया, तो एक टचअप जब हम साउंड का देते हैं उसमें, तो वो 440 पे आता है तो इट साउंड्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत बन जाती है चीज़। जी ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ कि वो हमने खूबसूरत बना दिया। जी अब जो आप टीपेन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, जी। हमने स्पीड भी बिल्कुल जीरो कर दी, ट्यून भी बिल्कुल, जीरो कर दिया, बिल्कुल। वो बना ओ हट जा ताऊ हट जा, वो वाला जो इफेक्ट है हाँ हाँ वो, अब देखिए वो भी एक फ्लेवर है, बहुत फेमस गाना है, जी। ठीक है, वो तो दोनों की अलग अलग ब्यूटी है। जी हो सकता है कुछ ऑडियंस को वो अच्छा लगे, और हो सकता है कुछ ऑडियंस को टीपेन इफेक्ट अच्छा बिल्कुल, लगे, बिल्कुल। तो ये बहुत सब्जेक्टिव है सर। देखिए हम लोग ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, अगर मैं अपना परसेप्शन ही रखूंगा ना तो शायद कभी काम ही नहीं कर पाऊंगा। नहीं, हर तरीके की ऑडियंस है, हर और तरीके की जिसको audience जो जिस चीज को एम्ब्रेस करता है वो चीज उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। हाँ, ऑटो ट्यून से भी मतलब ऑटो ट्यून भी कुछ अपना दिमाग लगाता है, बट जैसे इंडियन म्यूजिक है ना, इंडियन म्यूजिक में ऑटो ट्यून भी कभी कभार थोड़ा सा फेल हो जाता है, तब मैनुअल ट्यूनिंग हाथ से करनी जी, पड़ती जी, है हमें, जी, राइट। जी, जी। तो मैनुअल ट्यूनिंग में भी मैं ये कहूँगा कि ट्यूनिंग आपकी चीज़ों को संवार सकती है, जी। खूबसूरत बना सकती है, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको सिंगर बना देगी। अगर आप नॉन सिंगर हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगा और ऑटो ट्यून कुछ भी बना देगा, ऐसा नहीं है। सो इट इज बेसिकली जस्ट लाइक सेइंग कि कोई अगर किसी के अंदर बेसिक सुंदरता है उसको मेकअप से और निखारा जा सकता है। मेकअप से निखारा हाँ, से उसी टचअप कर तरीके सकते से हैं। टचअप कर सकते हैं। उसी तरीके से ऑटो ट्यून एक तरीके से वॉइस का मेकअप है, Makeup है। टचअप है। तो जब ऑन स्क्रीन मेकअप को ऑब्जेक्शन नहीं की जाती, तो फिर बैक स्क्रीन में बैक ऑटो स्क्रीन ट्यून में को क्यों हो गई, ऑटो ट्यून क्यों को ऐसा, क्यों ऑब्जेक्शन की जाती हाँ, है? बट एक जो पॉइंट आता है कि जैसे जो बहुत ही क्लासिकली ट्रेंड लोग होते हैं ना, उन लोगों को ना उन लोगों को थोड़ी सी भी त्रुटि होती है ना, जो थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो ना, वो बहुत, क्योंकि वो स्किल तपस्या है वो। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचें कि मैं ऑटो ट्यून लगा के वो तपस्या लेवल वाली वो जी, 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 जी। क्वालिटी वो हासिल नहीं आ कर लूंगा, पाएगी, वो नहीं होगा। हाँ। इसीलिए कई लोग ऑफेंडेड भी होते हैं उसको जी, लेके, जी, जी। कि नहीं यार ऑटो ट्यून यूज कर रहा है, इसमें स्किल नहीं है। बट जब हम फिल्म में गाना सुन रहे होते हैं ना, तो हम सिंगर को नहीं, हम एक्शन को देख रहे होते हैं, बिल्कुल, उसके फिल्म के बिल्कुल। इमोशंस को देख रहे वो तो होते हैं, हमारे सबकॉन्शियस लेवल में चल रहा होता है, चल रहा singing होता है। तो, तो ठीक है, मतलब इफ इट साउंड्स गुड इट्स गुड। बिल्कुल। और आज के टाइम में मैं मतलब जितने भी प्रोडक्शंस मैं अभी आजकल कर रहा हूँ, एवरीथिंग एवरी प्रोडक्शन रिक्वायर्स ऑटो। नहीं, आजकल तो मैंने देखा है कि अब जैसे हम यूएडी प्लगइन्स की बात कर रहे थे, तो यूएडी प्लगइन्स की वजह से, बिकॉज दे आर रियल टाइम विदाउट एनी लेटेंसी एंड जीरो लेटेंसी मॉनिटरिंग होती Workload नहीं है, आता। तो इवन स्टेज पर भी यूएडी प्लगइन्स यूज होते हैं, Use होते ऑटो ट्यून बिल्कुल। लाइव यूज होता है। तो बिल्कुल। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स को बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े शोज में मैंने लाइव ऑटो ट्यून यूज होता हुआ देखा है। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो टेक्सचर जरूरी है, बिकॉज ऑडियंस को वो टेक्सचर जब उन्होंने लाइव स्क्रीन पर सिंगर की आवाज में सुना है, और उनको अगर स्टेज पर नहीं मिलेगा तो वो आइडेंटिफाई शायद नहीं कर पाएंगे, नहीं उनको कर ऐसा लगेगा सिंगर अच्छा नहीं गा रहा है, अच्छा नहीं गा इसलिए वो यूज करना भी पड़ता है उनको। हाँ, बट कई जगह एक जो सीन है ना सर, लिपसिंक वाला जो सीन है, जी जी जी। वो मुझे थोड़ा सा, पता नहीं मेरे को, शायद मैं सिंगिंग बैकग्राउंड से हूँ इसलिए, या सब मुझे को थोड़ा सा वो गड़बड़ लगता है। ठीक है, अगर आप सच में बहुत अच्छे सिंगर है तो आप लाइव भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। मैं जी, सिंगर्स जी, का नाम जी, नहीं लूंगा, जी, जी, बहुत सिंगर्स हैं, जी, सब जी। अच्छा साउंड करते हैं, कई तो बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते अच्छा हैं, परफॉर्म हाँ, भी करते हैं, बहुत अच्छा बट ये perform बहुत भी रेयर है कि मतलब मैंने कई आजकल जो पंजाबी सॉन्ग्स हो गए, या जो अपने जो मॉडर्न टाइप के जो जी, सॉन्ग्स जी, हैं, जी, जी। मैंने उन सिंगर्स को भी देखा लिपसिंग करते हुए, एंड लाइव में शायद उतना अच्छा नहीं है। जी 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 जी। तो अब इसको मैं अच्छा बोलूं बुरा बोलूं मुझे नहीं पता, बट ठीक है, अगर लोग एंजॉय कर रहे हैं तो वो अच्छा है। नहीं, जैसा कि आपने कहा, वो जरूरी चीज है, उसको लिमिट में करेंगे तो उसका फायदा है। कोई भी चीज को ओवरडू करते हैं तो फिर वो तो नुकसान तो होता ही है, हाँ, उसका हाँ। अजीब सा लगता है वो फिर। तो अब हम इस चीज पर आते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है, जो कि अब साउंड इंजीनियरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और सिंगिंग वगैरह के करियर में आना चाहती है, तो हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें क्योंकि आजकल पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, तो आप थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी इंडस्ट्री में हो सकती हैं यंग जनरेशन के लिए। तो अब हम इस टॉपिक पर आते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो साउंड इंजीनियरिंग की फील्ड में आना चाहती है, और म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स जो है यंग, हमारी इंडस्ट्री में जितने भी करियर ऑप्शंस हैं, उनको आप बताइए कि यंग जनरेशन के लिए क्या क्या डिफरेंट टाइप के करियर्स हो सकते हैं। क्योंकि आजकल सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक सिंगर बन के रह जाता है, या एक इंजीनियर जो है वो सिर्फ स्टूडियो में ही काम करेगा, उसके लिए और भी बहुत सारे फैसेट्स हैं काम करने के लिए। तो उसके बारे में बताइए आप। हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना जी। तो 5
प्रोफेशंस के बाद कोई कुछ बता ही नहीं पाता था। जी डॉक्टर, टीचर और आपका इंजीनियर, जी 5 के ऊपर कोई नहीं बता पाता था। साउंड इंजीनियरिंग तो दूर दूर तक नहीं था, जी, बट जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो एक साउंड इंजीनियरिंग भी टर्म सुनाई थी। डाउन द लाइन 10 ईयर्स में बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आई। जैसे कि मैंने बताया, टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल हुई, कुछ रास्ते भी खुल गए। तो सिंगर, साउंड इंजीनियर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, लिरिसिस्ट, आपका म्यूज़िक अरेंजर के साथ साथ कुछ कुछ मार्केटिंग फील्ड में भी लोग आगे बढ़ने लगे। जैसे कि आप म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन में भी कई लोग पैसा बनाते हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन से। कई लोगों ने अपने चैनल्स खोल लिए यूट्यूब पे, उसमें नए आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। जो पहले बड़े चैनल्स काम करते थे, आज वो छोटे लेवल्स पे भी शुरू हो गया। जी आर्टिस्ट मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा फील्ड है। जी। तो आर्टिस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है एग्जैक्टली? आपको किसी का शो कराना है कहीं पे। ओके, जैसे कोई सिंगर है, फॉर एग्जांपल किसी XYZ सिंगर से हमें कोई शो कराना है। अब मैं उस तक कैसे पहुंचूं? या मैं चाहता हूं कि मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं पालनी, मैं एक गो टू पर्सन हूँ मेरा कि मैं इसको कॉल करूं, भाई मेरे को ये अरेंज, मतलब बेसिकली आपने आउटसोर्स कर दिया और वो एजेंट है जो कि उस सिंगर को कांटेक्ट करेगा और शो करवाएगा। शो हो गया, रिकॉर्डिंग के लिए मुझे किसी से कांटेक्ट करना हो तो बेसिकली एक तरीके से उसकी मैनेजमेंट हो गई कि हाँ, बिकॉज पीपल आर वेरी बिजी, जी है ना, तो टाइट शेड्यूल रहता है उसमें, कैसे वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज के टाइम में आई थिंक वो भी एक बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद कुछ लोग एजुकेशन में भी जाते हैं आगे, जी, पढ़ाना या फिर सिखाना या फिर ट्रेन करना लोगों को, तो वो भी एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है इसमें। और साउंड इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करना तो सबसे अच्छा है जी, मिक्स करना, मास्टर करना, वो जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ वो। तो मिक्सिंग मास्टरिंग में आजकल किस टाइप का स्कोप है? बिकॉज अब मेरा जो नेक्स्ट थॉट मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि जो फ्यूचर है हमारी फील्ड का, चाहे वो म्यूज़िक प्रोडक्शन है, साउंड इंजीनियरिंग है, मिक्सिंग मास्टरिंग है, या इवन सिंगर्स की अगर हम बात करें, तो AI के आने से क्या इस इंडस्ट्री के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ रहा है? बिकॉज आजकल ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे, आप, आई एम श्योर यू आर अवेयर, तो आप लिख दो कि भाई मेरे को एक सैड सॉन्ग चाहिए, मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, तो आपको पूरा सैड सॉन्ग विद लिरिक्स वगैरह सब बनकर आ जाएगा। और वो सिंगर भी उसमें ऐसा बढ़िया आवाज़ होती है कि नॉर्मल आदमी पता नहीं लगा सकता कि वो AI से बना है। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड एंड सीइंग कि ये क्या प्रोग्रेशंस हो रही है, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या होगा इंडस्ट्री का? तो क्या मतलब यंग जनरेशन आकर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको? आने वाले टाइम में घोड़ों के रेस में गधे भी दौड़ रहे होंगे, खच्चर भी दौड़ रहे होंगे, आप बता नहीं सकते क्या है। वो तो अभी भी दौड़ते हैं, वो तो आजकल भी दौड़ ही रहे हैं। तो हाँ ठीक है, मतलब AI को अगर हम अडाप्ट कर लें तो ठीक है। देखिए, इसके बिना कोई, मैं बिल्कुल सच बात बोलूँगा, इसके साथ हमें चलना पड़ेगा जी। हम ये सोचे कि नहीं AI के बिना हम सब कुछ कर लेंगे तो विल वेस्ट आवर टाइम जी। अगर किसी चीज़ में, अगर किसी प्रोडक्शन में अगर AI का यूज़ हो रहा है, इट्स गुड। अभी तक के लिए जो AI काम नहीं कर सकता है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा इमोशंस नहीं ऐड कर सकता है। वो आपको कुछ एक ट्रैक बना देगा बट दैट विल साउंड वेरी फ्लैट, और उसमें ह्यूमन थिंग जो है वो थोड़ा सा अभी कम है, करेक्शंस नहीं हो पाती, जैसे क्लाइंट ने कुछ चेंजेस के लिए बोल दिया, क्योंकि AI तो आपको मिक्स ट्रैक दे रहा है। AI भी तो किसी इंसान ने बनाया है, तो उसका दिमाग 10 लोगों का दिमाग मिलके जितना है उतना है। बट स्टिल अगर हम इसके फ्यूचर की बात करें तो मे बी आज से 5 साल बाद हो सकता है वी गेट समथिंग न्यू। बट एक इंडस्ट्री है जो कि AI की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि म्यूज़िक इंडस्ट्री तो अभी इतनी नहीं हुई है, बिकॉज AI शायद अभी उतना ज़्यादा, जैसे आपने बोला, ह्यूमन टच नहीं है। AI के पास दिमाग है, कान नहीं है। बट जो वॉइस ओवर की इंडस्ट्री है ना, वो काफ़ी इम्पैक्ट हो गई है, क्योंकि वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास जितना शायद पहले वर्क था उतना अब नहीं है, खासतौर से E-लर्निंग में, जहाँ पे बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स होती हैं, वहाँ जो क्लाइंट्स हैं वो सीधा अपना AI जनरेटेड वॉइसेस से काम करा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो डाल रही है, बट यस दूसरी करियर अपॉर्चुनिटी स्टार्ट हो जाती हैं कि भाई फिर जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स का काम है या जो IDs का काम है वो कर सकते हैं। कितने लोगों ने कितने साल मेहनत करी वॉइस ओवर करने के लिए, बिल्कुल, क्या हेवी वॉइसेस, बिल्कुल। देखिए, बट स्टिल अगर देखा जाए ना तो ये जो AI जनरेटेड वॉइसेस है ना इसको लोग ट्रस्ट भी नहीं करते हैं रील्स में तो क्या है कि जब देखते हैं ना AI की वॉइस है, कहते हैं इसको ट्रस्ट मत करना,
तो एआई का एक सिग्नेचर है, एक सिग्नेचर साउंड है कि दे साउंड लाइक दिस। अगर आपको जी 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 अगले अगले कल तक आपको कोई गुड न्यूज चाहिए तो ये रील वो 10 more or less same ही आप लगेगा। साउंड सुना होगा आपने, More or less same ही लगता है वो वो। सेम लगता है। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, एआई का जो वो है ना कि हर कोई कुछ भी कर ले रहा है, जी, तो जी, उसकी जो डिग्निटी है, उसकी जो रिस्पेक्ट है वो नहीं है। जी रिस्पेक्ट आज भी अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट की है। जी तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने वॉइस ओवर आर्ट मतलब वॉइस ओवर आर्ट में अपना करियर बनाया है, जी उनकी ब्यूटी कोई मैच नहीं कर सकता। जी और एआई का तो बिल्कुल बोलते हैं ना कि वो रद्द पीट दी। जी जी वो मतलब वो ट्रस्ट नहीं करते लोग, जब देखते हैं ना एआई की कोई रील, एआई वॉइस जी, चल रही जी, है, जी, जी। वो कहेंगे फेक ही है यार ये। तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। पॉजिटिव ये है negative कि भी हैं। अगर किसी को कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है, जी उसके पास बजट कम है, कम है तो जल्दी से तो काम वो कर जल्दी से सकता काम है हो अपना। जाता हाँ है। जी, बट ऐसे में क्या होता है ना, फेक न्यूज़ भी बहुत स्प्रेड हो रही है, फैल जाती है। तो वो एक आजकल खराब चीज़ आवाजें क्लोन हो जाती हैं। है। आवाज़ें क्लोन हो हाँ, जाती हैं, बिल्कुल। तो वो एक डाउन साइड है उस चीज़ का। जी, जी, हाँ, बट ठीक है, अगर मतलब पर्पस सॉल्व होने वाली बात है। जी दीपिक जी, आज का टाइम जो है ना, 30 सेकंड वाला टाइम है। बिल्कुल 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए हमको। बिल्कुल बिल्कुल इतना कंटेंट बनाते बनाते वॉइस ओवर आर्टिस्ट को चार्ज देते देते शायद जी, जी। किसी का बजट अलाउ ना करे। अगर हम बिल्कुल, बात बिल्कुल। करें तो वो यूज कर सकता है तो उसको। हर 30 सेकंड में नई चीज कहाँ से बनाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ठीक- बना रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा ये बताइए कि आप इतने सारे सिंगर्स और आर्टिस्ट के साथ ऑन अ डेली बेसिस काम करते हो, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो एक सिंगर होता है फॉर एग्जांपल, Right. वो ज़्यादा रिकॉर्डिंग से कमाता है या शोज से कमाता है? मतलब एक आर्टिस्ट का रेवेन्यू सोर्स क्या होता है और उसको शोज मिलते कैसे हैं? मैंने कई ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो प्लेबैक करते हैं, जी शोज नहीं करने। अच्छा कई ऐसे लोग देखे हैं जो शोज करते हैं, प्लेबैक नहीं करते, ओके, वो लाइव में ही रहते हैं। वो लाइव में ही रहते हैं। ओके थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। लाइव में गाने में और जो अपना स्टूडियो में गाते हैं, इसमें थोड़ा जी। सा टाइमिंग का बहुत इशू रहता है। जी कई बार आर्टिस्ट, बहुत अच्छे आर्टिस्ट लाइव में बहुत प्यारा गाते जी हैं, जी मेट्रोनोम पे नहीं गा पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक आध फैक्टर हो जाता है कई लोगों का। अच्छा हाँ, कमाई की बात होती है तो देखिए बहुत सब्जेक्टिव है। जी मैं नहीं बता सकता हूँ इस चीज़ को कि कितना वो कमा लेगा लाइव से, सबका अपना अपना लेवल है। जी बट यस, आज के टाइम में पोस्ट कोरोना, जी। पोस्ट कोविड टाइम्स में लाइव का काम काफ़ी बढ़ा है। अच्छा बजट भी बहुत अच्छा हुआ है, जी 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 और लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका मिला। कुछ जी। लाइव तो अरिजीत सर के भी बहुत लाइव्स जी। होते हैं, क्योंकि आजकल तो इंडिया में लाइव शोज की इंडस्ट्री लाइव बहुत शोज बड़ी हो गई बहुत है। बड़ी इंडस्ट्री हो गई है। पिछले 2-3 साल में तो हमने देखा है, जैसे दिलजीत दोसांझ, दिलजीत दोसांझ, सुनिधि चौहान, सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह, इन सब के लाइव शोज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एंड Right. पब्लिक बहुत हजारों लोग आते हैं देखने के लिए। लाखों में आते हैं हाँ लोग। लाखों में आते हैं। हाँ। टिकटें भी कहते ही बिक जाती हैं। कहते ही बिल्कुल, बिक जाती हैं। हाँ। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री डेवलप जी, हो रहा जी, है। जी। और तो ये भी एक मतलब एक आर्टिस्ट के लिए फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो सोच कर चले शुरू से कि भाई मेरे को लाइव में ही जाना है। सर, इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, बहुत बिल्कुल, मेहनत चाहिए। बिल्कुल लाइव में गाना सबके बस की नहीं है जी, उसके लिए टेम्परामेंट लाइव चाहिए। इतना लोग क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि वो एक्सक्लूसिव चीज है। जी जी जी। हर कोई नहीं इतना लाइव में अच्छा गा सकता एंड है। आई गेस उसके लिए एक पूरा पैकेज चाहिए ना, मतलब खाली सिंगिंग नहीं है। नहीं। उसके लिए उसका पूरा एक्स फैक्टर होना चाहिए, एंटरटेनमेंट फैक्टर होना चाहिए, उसको इमोशनल डांस करना फैक्टर भी होना आना चाहिए, हाँ। एंगेजिंग फैक्टर होना चाहिए, बिल्कुल, लोगों को बांध के बिल्कुल, चल रहा है वो। बिल्कुल। और एक्स फैक्टर तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋतिक, जाते जाते हमें एक लास्ट चीज आप बताइए कि जो हमारी इंडस्ट्री का फ्यूचर है, जो यंग जनरेशन आ रही है, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एक सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस जो आप देना चाहेंगे। यंग जनरेशन को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा कि बहुत अच्छे से आप सुनिए चीज़ों को। अगर आप मिक्स मास्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं जी। तो तानसेन तो नहीं, बट कानसेन बनना पड़ेगा आपको। जी राइट, कान आपके बहुत ट्रेंड होने चाहिए। गलती कहाँ हो रही है वो आपको पकड़ना आना चाहिए। जी केवल लेवल्स मैच कर लेने से, साउंड अचीव कर लेने से नहीं होता है। जी। कई चीज़ें हमें अपने कान से, जो ब्रेन का सिग्नल है ना, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग जी, करना है जी, अपने जी, को। जी। और टेम्परामेंट बहुत अच्छा रखें, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा अच्छा रखें आप, बिकॉज इंडस्ट्री में बहुत अलग तरह के लोग हैं, जी सबको हमें कैटर करना है, तो आपको बहुत हम्बल एंड पोलाइट भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो टेम्परामेंट, ईयर ट्रेनिंग, स्किल्स। आज के टाइम में मैं देखता हूँ लूप्स के आने से जो है ना, लूप यूज हो रहे हैं। बट जी, जी। मैंने कई लोगों को, बट एक चीज दीपिक जी यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि मैंने कई लोगों को देखा है खड़ी उंगली से कीबोर्ड बजाते हैं ऐसे हाँ करके, जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन म्यूजिक प्रोडक्शन अच्छा आ जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। हम लोग मतलब जो अच्छा पियानिस्ट होते हैं वो बड़ा सॉफ्ट कीज दबाते हैं। जी, मैंने कई जी, लोगों को जी। देखा है इंडस्ट्री जी, में, जी, यहाँ जी। नहीं, मैं इधर नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। जी
खड़ी उंगली से बजा के भी ना बहुत अच्छा गाना बना उसे देते गाना हैं। अच्छा बना दिया यार, हाँ। साउंड अच्छा कर रहा था। अल्टीमेटली तो वही चाहिए। अल्टीमेटली आउटपुट अच्छा होना हाँ, चाहिए। आप चाहे आप उसमें चाहे लूप यूज करो, जी, जी। आप चाहे उसमें सैंपल यूज करो, जी। प्रोडक्शन शुड साउंड गुड। जी जी। प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड होना बाद चाहिए। में किसी को याद नहीं रहना आपने क्या यूज किया क्या था, यूज नहीं किया था, वो एक्स फैक्टर जो है वो एंजॉयमेंट है। एग्जैक्टली उस गाने में कुछ एक्स फैक्टर है, क्या है वो एग्जैक्टली वो हमारा इमोशनल कनेक्ट है। बिल्कुल। चाहे वो एक हैप्पी इमोशन है, चाहे वो कॉमेडी इमोशन है, बिल्कुल, चाहे वो एक बिल्कुल। एक्शन इमोशन है, बिल्कुल। बट वो इमोशन जब कनेक्ट हो जाता है गाने जी। से तो वो प्रोडक्शन बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। बिल्कुल। तो आप ये एक स्टैंडर्ड सेट कीजिए अपना। जी। स्टैंडर्ड नहीं गिराना है मुझे अपने काम का। वो काम का जो वो सिग्नेचर साउंड जो आप कह रहे थे ना दिग्विजय, हमने जी, शुरू में जी, बात जी, करी, जी, जी। वो सिग्नेचर साउंड तभी अचीव हो जाएगी जब आपका साउंड सिलेक्शन एकदम परफेक्ट जी, रहेगा जी, कि हाँ मुझे को ये साउंड चाहिए, ये नहीं चाहिए, एंड बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर साउंड सिलेक्शन। ये 2-3 चीजें हैं। चलिए इसी नोट पर हम आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, दोबारा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हम आशा करते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ बहुत सारे एपिसोड्स हम और रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच दीपित जी। और दीपित जी का तो बहुत सपोर्ट रहा है हमारे साथ शुरू से, राइट फ्रॉम 2015 मैंने बहुत इक्विपमेंट्स लिए दीपित जी से, और आज यहाँ पे आपने इनवाइट किया, मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। फिर से ज़रूर जुड़ेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे ऋत्विक की जर्नी हम सब के लिए एक एग्जाम्पल है हार्ड वर्क और डेडिकेशन का। दोस्तों आज हमने बॉलीवुड साउंड सिग्नेचर, म्यूजिक प्रोडक्शन और करियर एडवाइस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी हैं। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।